अच्छा बेटा, मैं स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ और आपके साथ जो चीज़ आज डिस्कस करेंगे वो बेसिकली ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिकल का जो सैम्पल पेपर आपको दिया गया है वो पेपर जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एटीपी के अंदर क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके के आ सकते हैं। जो बोर्ड की तरफ से एटीपी का पेपर आपको दिया गया है उस पेपर के टॉपिक्स, क्योंकि ऑलमोस्ट हम पूरा कोर्स तो अपना कंप्लीट कवर अप कर चुके हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा ये अंदाज़ा होगा कि क्वेश्चंस कैसे देख रहे हैं। आगा खान का ये सेकेंडरी सर्टिफिकेट है एटीपी 2021, ये इसका सैम्पल पेपर है तो ऑलमोस्ट 20 to 30% इसी में से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो देखिए ये एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर है, ये मैं एक एक क्वेश्चन करके रीड करता जाऊंगा और आपके साथ में डिस्कस करता जाऊंगा और आप बताते जाइएगा कि किस तरीके से आंसर्स हैं या कैसे कहा गया है, कैसे दिया गया है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है और उसमें क्या बता रहे हैं कि अ सिंपल पेंडुलम है कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो बॉब। एक स्फेयर लिया है जो कि कैसा स्फेयर है, हॉलो है, खाली है अंदर से, और इससे हमने पेंडुलम को क्या कर दिया है, एक सर्टेन हाइट के ऊपर लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ से हमने इसको अटैच किया और लेकिन ख़ास बात क्या है कि ये बॉब स्फेयर हॉलो है, खाली है। फिर क्या कह रहे हैं, इफ़ द बॉब इज़ फिल्ड, अगर मैं बॉब को फिल करता हूँ विद वाटर, पानी से मैंने इसको क्या किया है, इसके अंदर हमने यहाँ पर पानी भर दिया और पानी भरने के बाद इसके अंदर एक छोटा सा यहाँ पे नीचे क्या कर दिया, होल कर दिया। जब आप होल करेंगे तो वाटर ग्रेजुअली क्या होने लगेगा, नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। बताइए जब मैं पानी से इसे भर दूंगा तो इसका मास जो होगा वो इस वक्त क्या हो चुका होगा, मैक्सिमम। इसका मास जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, m की वैल्यू। लेकिन जैसे जैसे वाटर पानी ड्रिप होता जाएगा, गुजरता निकलता जाएगा, तो वाटर की क्वांटिटी यहाँ पे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, हाफ रह जाएगा, फिर हाफ से भी निकलता जाएगा और आखिर में सबका सब पानी। तो अब ये बताइए कि जब होल में से पानी गिरना शुरू हुआ था उस वक्त मैस क्या था, मैक्सिमम था, और जब सबसे का सब पानी निकल गया तो मैस जो था वो मिनिमम हो गया। लेकिन तुम ये बात जानते हो कि किसी पेंडुलम के मूवमेंट में जो उसका टाइम पीरियड t होता है वो बराबर होता है t = 2π√L/g। बताइए इसके अंदर लेंथ के ऊपर तो डिपेंड कर सकता है टाइम पीरियड, वैल्यू ऑफ g पर तो डिपेंड कर सकता है टाइम पीरियड, लेकिन यहाँ पे किसी भी किस्म का मैस मौजूद नहीं। और मैंने आपको बताया भी था कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैस, मैस बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये बताइए क्या कह रहा है कि वाटर में एक स्मॉल होल किया एट द बॉटम थ्रू विच द वाटर लीक्स, गिरता रहा पानी एट कांस्टेंट रेट। देन अगर ऐसा कर दूं मैं तो बताइए जैसे जैसे पानी गिरेगा तो उसका वजन या वेट जो है वो क्या होता जाएगा, का मैस कम होता जाएगा। तो बताइए पेंडुलम के टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आएगा, तो बताइए मैस हैज़ नो इफेक्ट ऑन इट्स टाइम पीरियड बिकॉज है मैस इज रिड्यूसिंग। तो आप क्या देखेंगे कि इसके अंदर आपके पास टाइम पीरियड जो होगा दैट शुड बी रिमेन्स द सेम। अब ये मुझे बताओ कि इसी सिनेरियो में क्या चीज़ होती कि टाइम पीरियड ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता, बढ़ता चला जाता। तो बताइए टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए मुझे लेंथ को क्या करना पड़ेगा, जो लेंथ फैक्टर है ये L, मुझे इस L फैक्टर को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो अगर मैं पेंडुलम ऐसा लेता हूं जो कि किसी ऐसे मटेरियल से बना हो जो कि इलास्टिक हो, मसलन रबर है,
अगर आपके पास ये ऐसा पेंडुलम है जो वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी लेंथ क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जैसे रबर का ही है और ये खिंच रहा है नीचे की तरफ, स्प्रिंग का बनाया हुआ, तो अब तुम देखोगे कि अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पेंडुलम की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हुई, जब वो यहाँ पहुँचा तो लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी। अब इस केस में चूँकि लेंथ बढ़ गई है तो यहाँ पे लेंथ इंक्रीज होने से टाइम पीरियड क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या है कि इसकी मूवमेंट क्या होती जाएगी, स्लो डाउन होती जाएगी, कम होती जाएगी, वो उतना ही आहिस्ता मूव करेगा, तभी तो वापस आने में वक्त ज़्यादा लेगा। और इसी तरीके से टाइम पीरियड छोटा है तो फिर तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर मैं यहाँ के चलने वाले टाइम पीरियड वो पेंडुलम को उठा के मून पे ले जाता हूँ तो आप देखेंगे कि उसका आंसर फिर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा टाइम पीरियड, यानी कि बहुत क्विकली चलने लगेगा। ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंसी फिर जी के ऊपर आ जाएगी, जी की वैल्यू रिड्यूस होगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, तो स्पीड जो होगी वो ग्रेजुअली रिड्यूस कर जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी स्पीड। अच्छा, अनप्रिडिक्टेबली तो आप कह ही नहीं सकते, अनप्रिडिक्टेबल का तो आपको पता ही नहीं है कि कभी बढ़ जाएगा कभी कम। तो इसमें तो कंफर्म्ड है ना कि वाटर अगर ड्रिप हो भी रहा है तो मैस पे इफेक्ट आ रहा है, लेंथ रिमेन्स द सेम, जी रिमेन्स द सेम, तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड। तो देखो इस तरह का ये एक न्यूमेरिकल मॉडल दिया। दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, सेकेंड न्यूमेरिकल में ये कहते हैं द टाइम टेकन, वो वक्त बाय द गिवन सिंपल, एक सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम लग रहा है टू स्विंग फ्रॉम पॉइंट y टू x। अब देखिए आप, फ्रॉम पोजीशन y से x की तरफ आया है, y से x तक आने में जो इनको टाइम लग रहा है, देखिए ये पॉइंट y है और ये पॉइंट x है, तो बताइए यहां से यहां तक आने में जो इसको वक्त लगा है, इस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये स्मॉल t से। नाउ इफ द पेंडुलम इज प्लेस्ड इन द लेबोरेटरी, लैब में रखा गया है, एंड इट्स लेंथ डज नॉट, और उसकी लंबाई को भी क्या किया जा रहा है, चेंज। बताओ लंबाई अगर चेंज नहीं की जा रही, इफ लेंथ इज कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देन द टाइम पीरियड, तो उसका टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। अब ये मुझे बताइए कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड बेसिकली क्या होगा, व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इज अ टाइम फॉर वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल जो होगी उसका जो टाइम होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। तो तुम देखो कि टाइम पीरियड कंप्लीट कैसे होगा, पहले x से y की तरफ जाइए, फिर y से घूम के कहाँ जाएं आप, z की तरफ जाइए। कहाँ जाएं आप, z की तरफ, फिर z से घूम के दोबारा से कहाँ पर आए आप, y पे, और फिर y से घूम के जहाँ से चले थे x पे, x से जहाँ पे चले थे y पे, फिर वहाँ पहुँच जाए, यानी कि y से x, x से z, z से x और फिर x से y, तो एक कंप्लीट टाइम। तो अब बताओ यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा t, y से x पे, x से z पे आने में टाइम दोबारा से क्या लगेगा, t, फिर यहाँ से वापस आने में टाइम फिर से क्या लगा, t, और यहाँ से यहाँ आने में फिर से टाइम क्या लगा, t, तो t कितनी दफ़ा लगा, 4 टाइम्स, यानी कि t प्लस टी प्लस टी प्लस टी, यानी कि 4 टाइम्स t। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा कैपिटल T, दैट विल बी इक्वल्स टू 4, दैट शुड बी 4t होना चाहिए। अभी बताइए अगर मैं आपसे बात कहूँ कि टाइम पीरियड जो है वो 2t कैसे हो सकता है। 2t उस वक्त होता है जब ये आपसे कहता है कि पेंडुलम जो है वो y से लेके z तक जो है वो कितने टाइम में पहुँचेगा। तो ये हाफ साइकिल, y से z तक के अंदर क्या सा साइकिल कहलाएगा, एक हाफ साइकिल कहलाएगा। समझ में आती है बात में, फिर आंसर 2t हो सकता है। अच्छा भाई, t जो है वह 1/4 होगा। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि जब टाइम 5t हो तो पेंडुलम कैसे मूव किया होगा। देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक 1t, 2t, यहाँ पे आया 3t,
यहाँ पे आया 4t और फिर वापस आएगा तो 5t, तो कौन सी लोकेशन पे पहुँचा होगा? x। अगर 5t टाइम दूँ तो ब्लॉक की लोकेशन क्या होगी? x पे होगा। समझ में आई बात बेटा? कोई क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो प्रिज्म से रिलेटेड है और एंगल ऑफ डेविएशन का पूछेगा आपसे। देख रहे हैं, ग्लास प्रिज्म का प्रैक्टिकल है और एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखिए इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं तो यहाँ पे मुख्तलिफ एंगल्स दिए गए। मसलन एंगल x, इसको मैं कहूँगा एंगल x को एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। उसके बाद एंगल m जो है इसको मैं कहूँगा इमर्जेंट एंगल, और एंगल z जो है इसको मैं कहूँगा एंगल z जो है इसको मैं कहूँगा एंगल ऑफ डेविएशन। ये कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये 3 एंगल बताए हैं। प्रिज्म के अंदर जो लाइट जा रही है वो पहले ये वाली बीम एंटर हुई प्रिज्म में, ये देख रहे हैं ना, आपको बीम दिखाई दे रही है। ये बीम यहाँ से चली है, यहाँ पे इससे स्ट्राइक किया, ये एंटर हुई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये इंसिडेंट रे है। फिर ये जो बीच में आई है ये ऐसे स्ट्रेट हो गई, इस बीम को मैं कौन सी कहूँगा? रिफ्रैक्टेड बीम, क्योंकि ये एयर से ग्लास में आई है। और ये जो बाहर जा रही है ये वाली बीम, इसको हम कौन सी बीम कहेंगे? इमर्जेंट बीम कहेंगे। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एंगल x एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए तो वो ये वाला एंगल, नॉर्मल से जो एंगल बन रहा होगा ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इसको मैं कहाँ कहूँगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये इमर्जेंट बीम कहलाएगी। और ये जो एंगल z है ये डेविएशन आपको बता रहा होता है। ये आपको बता रहा होता है कि इस प्रिज्म ने लाइट रे में कितना चेंज प्रोड्यूस किया है, इसको कितना डिफ्लेक्ट किया है, कितना मोड़ा है इस लाइट बीम को। तो बताओ, लाइट बीम तो ऐसे जा रही थी ना, तो इस सेंस में लाइट को ऐसे स्ट्रेट चला जाना चाहिए था, लेकिन जब मैंने इस प्रिज्म को रखा तो लाइट कैसे चली गई? इस डायरेक्शन में। तो इसको अगर मैं बैक पे बढ़ाऊंगा इमर्जेंट बीम को, तो यहाँ पे इन दोनों के, इंसिडेंट बीम और इमर्जेंट बीम, इन दोनों के जॉइंट के ऊपर आपके पास जो एंगल बन रहा होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। और उमूमन ये 42 डिग्री तक आता है डेविएशन। यानी कि प्रिज्म जो होता है आपके पास, ग्लास प्रिज्म, वो लाइट को अपने पाथ से कितने डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री तक क्या कर देता है? बेंड कर देता है, मोड़ देता है। अच्छा, प्रिज्म जो होता है वो डिस्पर्जन भी परफॉर्म कराता है। और डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है? कि स्प्लिट ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। जो आपके पास वाइट लाइट है वो कितने कलर्स में स्प्लिट हो जाए? 7 कलर्स में स्प्लिट। और ये किसके यहाँ से? अपनी वेवलेंथ के। हर वेवलेंथ डिफरेंट एंगल पे स्प्लिट होता है, तो आपके पास 7 डिफरेंट कलर्स में वाइट लाइट जो होगी वो स्प्लिट हो जाएगी। अब देखो कहता क्या है, ये कह रहा है करेक्ट एंगल बताइए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी हमने ऊपर देखा था, कौन सा था? x। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के नीचे ये c और d पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, क्योंकि ये x है। इमरजेंस एंगल क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंट या इमरजेंस एंगल m कहला रहा है। तो बताइए एंगल ऑफ इमरजेंस जो है वो m का होने का मतलब क्या? ये है, तो यही हुआ कंफर्म। और ये z जो होगा वो एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपके पास आंसर जो होगा वो क्या निकलेगा? d। समझ में आती है बात बेटा? अब देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहे हैं इफ द रियल डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल
एक स्विमिंग पूल की जो रियल डेप्थ है, जो रियल डेप्थ है, ये रियल डेप्थ है, कितनी है बेटे? 4 मीटर। एक स्विमिंग पूल है, ये हो गया स्विमिंग पूल, ये पानी का लेवल। इसकी जो रियल डेप्थ आ रही है वो 4 मीटर। अब आप बताइए कि जब आप ऊपर से यहाँ पे खड़े होकर, इस जगह खड़े होकर जब आप पानी के अंदर देखेंगे तो इसकी रियल डेप्थ तो 4 मीटर है, लेकिन जो इसकी अपरेंट डेप्थ बनेगी वो 4 मीटर से क्या होगी? कम होगी। आपको पता है कि पानी के बाहर से पानी की गहराई आपको क्या दिखाई दे रही होती है? कम। ये जो डेप्थ होगी ये कौन सी कहलाएगी? अपरेंट डेप्थ कहलाएगी। एंड दैट शुड बी लेस देन कितने मीटर? 4 मीटर। कितनी होगी अभी हम मालूम करेंगे। जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा की वैल्यू जो आती है वो फॉर्मूला क्या होता है? रियल अपॉन अपरेंट, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब ये कह रहे हैं देन द अपरेंट डेप्थ मालूम करो तुम। ये अपरेंट आपने क्या करनी है? अपरेंट डेप्थ आपने, ये वाली डेप्थ जो है वो आपने मालूम करनी है। जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, तो बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अपरेंट इज इक्वल्स टू रियल डिवाइडेड बाय ईटा। रियल डेप्थ 4 है और ईटा क्या है? 1.33। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड हम करके देख लेते हैं तो अच्छा है। क्या लिखिए? 4 डिवाइडेड बाय 1.33, 3.00 आंसर आ रहा है। 3.00 मीटर्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो अपरेंट डेप्थ यहाँ से आपको मेजर हो रही होगी, ये कितने मीटर होगी? 3। यानी कि बाहर से खड़ा हुआ बंदा पानी को देख के कह रहा होगा कि ये 3 मीटर होगा, सिर्फ डेप्थ, ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक्चुअल डेप्थ कितनी होगी? 4 मीटर। यानी कि 1 मीटर यहाँ पे एक्स्ट्रा डेप्थ इसको फील नहीं हो रही होगी। और ये किसकी वजह से हो रहा होता है? ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना की वजह से हो रहा होता है। ये किस वजह से हो रहा होता है? क्योंकि यहाँ पे लाइट ट्रेवल कर रही है एयर में, यहाँ पे लाइट ट्रेवल कर रही है वाटर में। तो पानी के अंदर जब ट्रेवल करती है तो स्लो डाउन हो जाती है, तो वो कम डिस्टेंस कवर कर पाती है। तो आपको बज़ाहिर देखने में 3 मीटर का डिस्टेंस लग रहा होता है, जबकि वो होता है 4 मीटर। तो आपके पास आंसर क्या आएगा इसमें? ये आंसर सही। देखें 5.32 तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 4 से ज़्यादा हो जाए। तो ये 3 पॉसिबल थे। अब 0.32 मीटर। अच्छा, अब आप ये बताइए 3 मीटर आ गया। अगर मैं वाटर में, पानी में नमक को डिज़ोल्व कर दूँ, सॉल्ट डाल दूँ इसमें, और पानी में नमक डाल के इसको फर्दर डेंसर कर दूँ, और मैंने इसको क्या कर दिया? गाढ़ा कर दिया। तो बताइए ये जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, तो ये अपरेंट डेप्थ जो 3 मीटर दिख रही है ये और कम होकर क्या हो जाएगी? 2 मीटर रह जाएगी। तो हो सकता है कि आप कम होकर अगर सॉल्ट डिजॉल्व कर दें तो इसकी जो अपरेंट डेप्थ है वो कम होकर कितनी हो जाए? 2.67 हो जाए। तो अकॉर्डिंगली डेप्थ जो है वो क्या करती जाएगी? वेरी करती जाएगी। अगर मैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड को क्या करूँ? चेंज करूँ। तो अभी इसका आंसर जो है वो क्या है? 3 है। अगला देखें भाई, इन द गिवन रे डायग्राम एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f। एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं 2f पे रखता हूँ और कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे लगाया हुआ मैंने, तो आपको पता है 2f पे रखूंगा तो इमेज भी कहाँ बनेगी? 2f पे ही बनेगी। तो बताइए पहली बीम जो है वो ऐसे यहाँ होल से गुजरेगी और गुजर के ऐसे आ जाएगी। सेकंड बीम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक करेगी, फोकस से गुजरेगी और ये ऐसे गुजर जाएगी। तो यहाँ पे इमेज बन रही है। और आप जानते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f। सेम साइज की बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी। बताओ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो इमेज भी कितने सेंटीमीटर पे बन रही है? 20 सेंटीमीटर। रियल होगी इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी रियल है भाई। बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड f रखा है तो रियल इमेज। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 20। अब ये बताइए इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपके पास पेपर्स में आपको दिए जाते हैं, या इससे ऊपर वाला न्यूमेरिकल भी पेपर का था न्यूमेरिकल।
तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास एटीपी के अंदर फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो है ना, जो एटीपी में आएंगे वो प्योरली आपके इससे रिलेटेड नहीं होंगे कि कोई प्रैक्टिकल के अंदर से कोई चीज़ दी जा रही है। आपको थोड़ा सा एक सिनेरियो क्लियर होना चाहिए, बाकी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वो ऑलमोस्ट एक ही जैसे न्यूमेरिकल होंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि इफ़ 10 ohms रजिस्टर इस पावर्ड, यानी कि एक 10 ohm रजिस्टर को पावर किया जा रहा है कितनी बैटरी से, 5 वोल्ट बैटरी से, तो इसके अंदर से फ्लो करने वाला इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो कितना होगा। तो भाई ये सिंपल सा है कि आपसे क्या कह रहे हैं कि एक रजिस्टर जो है उसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। बैटरी कितने वोल्ट की है, 5 वोल्ट की है, और रेजिस्टेंस जो है वो 10 ohms का है। तो बताइए इसमें से करंट आई, तो ओम्स लॉ यूज करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। तो आई जो होगा वो किसके बराबर होगा, V अपॉन आर। वोल्टेज कितना है 5 और करंट कितना है, वो रेजिस्टेंस कितना है 10। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो आपके पास जो बैटरी में करंट फ्लो कर रहा होगा वो कितना एम्पियर होगा, 0.5 एम्पियर। अब मुझे ये बताइए कि ये रेजिस्टेंस 10 ओम है तो करंट कितना ड्रॉ किया जा रहा है, 0.5। अगर मैं रेजिस्टेंस को कम करके कितने ओम्स कर दूं, 5 ओम कर दूं, मैंने इसकी रेजिस्टेंस क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। बताओ जब मैं रेजिस्टेंस को कम करूंगा तो रेजिस्टेंस कम, करंट जो है वो कम ड्रॉ कराएगा या ज़्यादा। तो बताइए जब मैं रेजिस्टेंस को रिड्यूस करूंगा इट विल ड्रॉ मोर करंट फ्रॉम द सोर्स। तो तुम देखोगे कि अगर 10 ओम पे 0.5 एम्पियर आ रहा है तो 5 ओम पे 0.5 एम्पियर से ज़्यादा करंट आने लगेगा। मसलन आप करके देखें, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। V आप क्या रखेंगे, वोल्टेज अभी भी 5 है और रेजिस्टेंस को अगर मैं 5 रखता हूं तो अब करंट 0.5 से बढ़ के कितने एम्पियर हो गया, 1 एम्पियर। यानी कि अगर मैं रेजिस्टेंस को कम करूंगा तो ज़्यादा करंट ड्रॉ होने लगेगा और रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो करंट कम ड्रॉ होने लगेगा। लेकिन डायरेक्टली V इज इक्वल टू आई आर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ के थ्रू हम यहाँ पर करंट जो है वो कैलकुलेट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohms। इसमें से कौन सा वो है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे कितनी दे, 2 ohm। 2 ohms आपके पास इक्विवेलेंट आनी चाहिए। अब बताओ इसमें ये रेजिस्टर भी 4 का है, ये भी 4 का है, और लगे भी कैसे हैं ये, सीरीज में। तो सीरीज के अंदर तो रेजिस्टेंसेस ऐड अप हो जाती है ना, R1 प्लस R2। तो 4 और 4 को ऐड करोगे तो आंसर कितने ओम्स आ जाएगा, 8। तो 2 तो हो ही नहीं सकता, तो पहला तो नहीं मुमकिन। अब ये तीसरा देखें, तीसरे के अंदर आप देखें कि जो मिनिमम, अब ये सीरीज में लगे पैरेलल, अगर मैं इसको देखता हूं तो मुझे ये दिखाई दे रहे हैं पैरेलल। सी वाले में ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल। अब देखें पैरेलल के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, जो आर आता है, वो अपने छोटे रेजिस्टेंस से भी कम होती है। यानी कि सबसे कम रेजिस्टेंस 2 है तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेस देन 2 आएगी। इक्वल टू 2 तो नहीं आ सकती ना। देखो कैसे आएगी, फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ऐसा ही होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन करके लिख लेंगे दोनों, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बताओ हाफ और हाफ को ऐड करो तो आंसर क्या आएगा, 1। यानी कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी, 1 ओम। तो बताइए ये 2 से लेस आ रही है या नहीं, जबकि इस वाले केस में ये 4 से भी ज़्यादा आ रही है, 8 ओम। तो बताइए ना A के अंदर 2 ओम आंसर आया, ना C के अंदर 2 ओम आंसर। अब हम D देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसको ऐड करूंगा। जब मैं 2 ओम पैरेलल को ऐड करूंगा तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई, 1 ओम। यानी कि हुआ कैसा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 ओम और इन दोनों की रेजिस्टेंस मिला के कितनी बनी, कंबाइंड रेजिस्टेंस इन दोनों की 1 ओम। यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस सर्किट जो है दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस वन।
अब ये बताइए 2 ओम और 1 ओम आर एडिंग इन सीरीज और पैरेलल, तो बताइए अब ये दोनों जो हैं वो किसमें, सीरीज में। सीरीज में होने का मतलब क्या है कि R1 प्लस R2 कर लूँगा, यानी कि 2 प्लस 1, तो आंसर कितने ओम्स आ जाएगा, 3 ओम्स आ जाएगा। तो बताइए थर्ड वाले केस में, डी वाले केस में आंसर कितना आया, 3 ओम्स। ऊपर वाले में कितने ओम्स आ रहा है, 8 ओम्स। सी वाले में कितने ओम्स आ रहा है, 1 ओम। अब बी रह गया, बताइए 4 ओम और 4 ओम पैरेलल है ये, तो 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम क्या आएगा 4, 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2/4, कैंसिल कीजिएगा तो आंसर आएगा 1/2, 1/r के बराबर। और जब आप r कैलकुलेट करेंगे तो इट विल गिव्स यू 2 ओम्स। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई इसमें, 2 ओम्स, जो कि रिक्वायर्ड थी। तो आपके पास आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। अब ये बताओ दी मिनिमम रेजिस्टेंस इज 4 ओम, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन दिस 4 ओम। तो आपके पास आंसर जो 2 ओम आ रहा है वो इस 4 ओम से भी क्या है, कम है, तो आपके पास आंसर क्या होगा इसके अंदर, बी होगा। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट में बतानी थी जो कि 2 ओम। इसके बाद देखिए ये नेक्स्ट, व्हेन अ स्टडी करंट, जब आपके पास स्टडी करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर से पास किया, एज शोन इन द गिवन, ये देखो ये कंडक्टर है, इसमें से करंट पास हो रहा है, देन द डायरेक्शन ऑफ, अब यहां पे देखिए राइट हैंड है, अंगूठा नीचे की तरफ है, अंगूठा नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब क्या है कि करंट इज फ्लोइंग इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। तो बताइए अगर आप इसको नीचे की तरफ रख के ऐसे करेंगे तो आपकी उंगलियां जो हैं वो ऐसे टर्न करेंगी, यानी कि कहां से कहां जा रही हैं, ये इसके पीछे और यहाँ पे सामने की तरफ से आगे आ रही हैं, ये ऐसे टर्न कर रही हैं, यानी कि सामने से ये ऐसे आएंगी, इस रॉड जो है इसके पीछे से बैक साइड से ये ऐसे जाएंगी, बैक से गुजरेंगी, ठीक है, और फ्रंट से ये ऐसे गुजरेंगी। फिंगर आगे से गुजर रही है ना, इस वायर के आगे से गुजर रही है ना फिंगर, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे घूमेगा। समझ में आ रही है बात बेटा? तो बताइए ये कौन सा होगा, ये क्लॉक होगा या एंटी क्लॉक होगा? तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉक दिख रहा है। तो एंटी क्लॉक का मतलब क्या हो गया कि आंसर अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स तो हो नहीं सकता। अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स मुमकिन है कि डायरेक्शन ऑफ क्या पूछा जाए आपसे, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हो सकता है आपको डायरेक्शन ऑफ करंट बता दिया जाए और फिर आपसे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता, मसलन यहाँ पे लिखा जाता है कि डायरेक्शन ऑफ ये स्टडी करंट के अंदर आपसे ये बता दिया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो बताओ करंट कहाँ जा रहा होता, तो फिर आप शो करते हैं करंट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये थंब जो है इसका डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड, सही। तो इसका आंसर क्या होगा, एंटी क्लॉक। अब ये 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एक बर्गलर अलार्म है, सिस्टम इज सेट इनटू द रूम, द रूम हैज 2 एंट्री पॉइंट्स, उस रूम के 2 एंट्री पॉइंट्स हैं, अ डोर एंड अ विंडो। इस रूम है एक ठीक है, ये रूम का फ्रंट है, यहां पे दिया गया है क्या चीज, इसका डोर, और ये दी गई है विंडो। ये आपके पास क्या है, डोर है, और यहां पे आपके पास क्या है, विंडो है। अब तुमसे ये बात कह रहे हैं कि चूंकि मेरे पास एक अलार्म है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे एक बेल दी गई है, ठीक है ना, ये अलार्म है, मैंने इस बेल को रिंग करना है, चलाना है, उस वक्त बजे जब डोर ओपन हो जाए, जब डोर ओपन हो या विंडो क्या हो, ओपन। इन दोनों में से कोई भी एक चीज, एनी वन ऑफ देम इज ओपन, देन द अलार्म शुड बी ऑन। मतलब ऐसा ही हो ना, जैसे ही कोई चोर आता है और वो चोर आके जैसे ही दरवाजा खोले अलार्म बजने लगे।
अब अगर दरवाज़ा खोल रहा है और अलार्म बज रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दरवाज़ा ऑन हो गया है, 1 हो गया है, जबकि विंडो क्या है, ऑफ है, 0 है, अलार्म बज रहा है। यानी कि दरवाज़ा, देखिए इधर मैं लिखता हूँ डोर, इधर मैं लिखता हूँ विंडो। अगर डोर जो है वो ओपन है और विंडो जो है वो क्या है, क्लोज है, बेल को क्या करना चाहिए, रिंग करना चाहिए, 1। समझ में आती बात? अब कुछ और कीजिए, डोर क्लोज रहे लेकिन विंडो क्या हो जाए, ऑन, ओपन हो जाए, अलार्म क्या होना चाहिए, बजना चाहिए। डोर क्लोज है लेकिन विंडो जो है वो क्या हो गई है, ओपन हो गई। डोर क्लोज है, विंडो ओपन हो गई है, बजना चाहिए। अगर डोर और विंडो दोनों ओपन हो जाए तब भी बजना चाहिए, क्योंकि दरवाजा, अंदर चोर तो कभी जाएगा ना, हो सकता है 2 चोर आ गए हो, दोनों, एक ने कहा नहीं जी मैं अंदर यहाँ से जाऊँगा, एक ने कहा नहीं जी इधर से जाऊँगा, तो भी बचना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद भी सो रहे हैं तो मोहल्ले वालों को तंग ना करें ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर डोर भी क्लोज है और विंडो भी क्लोज है तो फिर आपके पास अलार्म नहीं बजना चाहिए। तो अगर आप इस इनपुट को देखें तो बताइए 0 0 पे क्या आ रहा है, 0, और बाकी में किसी भी एक पे 1 आता है तो आंसर 1 आ जाता है। तो बताइए आपको बज़ाहिर देखने में ये और गेट नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि और गेट में तो ऐसा ही होता है ना कि एनी वन ऑफ देम इज ओपन देन ओपन। बात समझ में आती है? तो इसको हम ऑपरेट करेंगे, दैट शुड बी ऑपरेटेड थ्रू और गेट। यानी कि क्या करूंगा मैं, एक वायर यहां से निकाला, एक वायर यहां से निकाला, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये दोनों जगह से आपने वायर निकाला, इसको आपने क्या किया, ये गेट कौन सा बनाया आपने, और गेट, और गेट से आपने एक आउटपुट इस बैल को दिया, सही। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप दरवाजे को खोलेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है, जब आपने दरवाजा जब आप ओपन करेंगे तो डिस्कनेक्ट होना चाहिए, और जब क्लोज करेंगे तो कनेक्टेड होना चाहिए। यानी कि आपके पास ये कुछ सर्किट, या एक काम ये करते हैं बेटा, इस वाली चीज़ को फ़िलहाल तो आप और रख लेंगे, और के अंदर ऑपरेट हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जब आप डोर को ओपन करेंगे तो 0 आना चाहिए। लेकिन छोड़ दें, अभी आप इस क्वेश्चन को रहने दीजिएगा, ये मैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर ना आपको करवाऊँगा। थोड़ा सा ना इसके लिए अलग से ना डोर की सर्किटरी यूज़ होती है, इसमें नैंड गेट यूज़ होता है, मैं ये आपको बाद में करवाऊँगा, इसको अभी फ़िलहाल रोकिएगा, ठीक है ना। ये मैंने वैसे जो डायरेक्टली आपको बताया इस तरीके से भी ये ठीक है, लेकिन इसमें हमें थोड़ी सी यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी चेंजेस लानी होगी, वो हम फिर देख के बाद में बताऊँगा आपको क्या होता है। अच्छा भाई, नेम ऑफ द लॉजिक गेट, ओपन पे क्या हो, ऑफ हो। ओपन का मतलब क्या है, अब आप इसमें ट्रुथ टेबल के अंदर ओपन है और क्लोज्ड है, क्लोज्ड ओपन को आप क्या कहेंगे, 0 कहेंगे, ओपन को क्या कहेंगे, 0 कहेंगे, ओपन 0, क्लोज जो होगा वो 1 कहलाएगा, क्लोज्ड 1, ओपन 0 और क्लोज 1। देखिए 0 0 1 1, 0 1 0 1। ये बताइए 0 0 पे ऑफ, 0 1 पे ऑन, ऑन ऑन। तो ये कौन सा गेट आपको दिखाई दे रहा है, या और गेट, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस हमने जो है वो सेपरेटली यहाँ पे डिस्कस किए। ये एक ऊपर वाला क्वेश्चन रह गया, ये मैं फिर अभी आपको कल जो है वो हम इसको अलग से देखेंगे डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो करिए। देखिए ये आप लोगों का पूरा पास्ट पेपर्स जो थे, यानी कि